बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम सुधीर कुमार है और मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें इस कार्यक्रम में पढ़ाने के कार्यक्रम में आज मैं आपको समास पढ़ाऊँगा। ठीक है। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको संधि पढ़ा दिया है, अलंकार बता दिया है, रस बता दिया है, छंद बता दिया है और उसके बाद जो है उपसर्ग बता दिया है, प्रत्यय बता दिया है। ठीक है। पर्यायवाची बता दिया, तत्सम तद्भव बता दिया। अब आपका ये टॉपिक बचता है क्या? समास। अब यही आपका लास्ट टॉपिक है, तो आइए आज शुरू करते हैं क्या? समास। तो जैसा कि मैंने संधि पढ़ाते हुए आपको बताया था कि संधि में क्या होता है, वर्णों का जोड़ होता है। दो वर्ण जो है मिलते हैं, जैसे विद्यालय। मैंने संधि में आपको क्या बताया था? उदाहरण मान लीजिए विद्यालय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय। यानी कहने का आशय क्या है, यहाँ पर आ और यहाँ पर भी आ मिल रहे हैं, तो यहाँ क्या दीर्घ आ हो जा रहा है। यानी यहाँ क्या मिल रहे हैं? वर्ण मिल रहे हैं। ठीक है। यहाँ क्या मिल रहे हैं? वर्ण मिल रहे हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने संधि में आपको बताया था, यह किसका उदाहरण है? संधि का। ठीक है। ये संधि की चीजें हैं, मैंने आपको बताया था संधि पढ़ाते हुए। तो जैसे मैंने संधि में बताया था कि दो वर्णों का जोड़ होता है, उसी प्रकार इसमें दो शब्दों का जोड़ होगा। किसमें? समास में। समास में क्या होगा? दो वर्णों का जोड़ होगा। तो इसका जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, किसका? समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मेल या जोड़। समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मेल या जोड़ या संक्षेपीकरण या सामासिक पद। मेल या जोड़ या संक्षेपीकरण या सामासिक पद, इतना इसका शाब्दिक अर्थ या तो मेल होगा या जोड़ होगा या क्या होगा? संक्षेपीकरण होगा या सामासिक पद होगा। ठीक है बच्चों। तो अब इस हिसाब से इसका शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने जाना, तो अब इसकी हम लोग क्या जानते हैं? डिफिनीशन जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। जैसे मैंने आपको बताया था संधि में कि दो वर्णों का जोड़ होता है, उसी प्रकार समास में दो शब्दों का होगा। यानी दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के जोड़ से बने नए सामासिक पद क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। आइए यही डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा, इसकी परिभाषा, समास की परिभाषा लिख रहे हैं हम लोग कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से, यानी अब ये देखिए सार्थक शब्द आ गया, इसमें शब्द है। संधि में मैंने बताया था वर्ण मिलते हैं, दो वर्णों का मेल होता है। इसमें क्या होगा? दो या दो से अधिक क्या होंगे? सार्थक शब्द मिलेंगे। यानी दोनों का कुछ ना कुछ मतलब हो, तो वही शब्दों के जोड़ से बने, शब्दों के मेल या जोड़, या मेल या जोड़ भी लिख सकते हैं, जोड़ से बने सामासिक पद को समास कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो संधि में वर्णों का जोड़ हो गया और समास में क्या हो गया? शब्दों का जोड़ हो गया, शब्दों का मेल या जोड़ होगा। तो जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से, सार्थक शब्द जब होंगे तो उसके मेल से बना क्या पद जो होगा, जो वर्ण बनेगा या जो शब्द, वर्ण कह रहा हूं मैं, जो शब्द बनेगा या पद बनेगा, वो क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। यानी दो या दो से अधिक सार्थक शब्द जब मिलेंगे, मिल करके कोई नया शब्द बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। जैसे संधि में दो वर्ण मिल रहे हैं, तब जाकर के जो नया शब्द बन रहा है वो क्या हो रहा है? संधि हो रहा है। उसी प्रकार इसमें जो दो शब्द मिलेंगे और उनके बनने से जो नया पद बनेगा, वो क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, गौशाला। एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, एग्जाम्पल में क्या हो गया? गौशाला। यहाँ क्या क्या मिल रहा है? दो शब्द मिल रहे हैं, एक गौ और एक शाला, यानी गायों के रहने का स्थान। अब ये समझिए आप, यानी यहाँ गौ एक शब्द है, गौ मतलब गाय, और शाला मतलब रहने का स्थान, गायों के रहने का स्थान। अब देखिए यहाँ दो या दो से अधिक सार्थक शब्द, अब यहाँ सार्थक शब्द आ रहा है ना, एक क्या आ रहा है आपका? गाय आ रहा है, यानी गौ या गाय लिखिए, और यहाँ शाला मतलब रहने का स्थान, रहने का स्थान। आप देख रहे हैं कि अब सार्थक शब्द आ रहा है, यानी रहने का स्थान भी शब्द एक है
अरे गाय भी सार्थक शब्द ही है दोनों। तो वही कहने का आशय है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल या जोड़ से बने नए सामासिक पद को समास कहते हैं। यानी जो नया बनेगा शब्द नया उसे क्या कहा जाएगा? समास। जैसे अब ये एक मान लीजिए है गौशाला, गौ और शाला अलग अलग लिखा जाता है, उससे जो नया शब्द बन गया क्या हो गया? गौशाला। दो शब्द मिल रहे हैं कि नहीं? आप लोग देख लीजिए। सारी चीजें समझ में आई। संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए जान लेते हैं समास में दो पद होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला पूर्व पद, एक होता है पूर्व पद या इसी को जो है पहला पद कहा जाता है, या पहला शब्द भी आप इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो है उत्तर पद। उत्तर पद को क्या कह सकते हैं? अंतिम पद या अंतिम शब्द, या फिर बाद का शब्द या बाद का पद। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? दूसरा या बाद का या अंतिम या अन्य पद, कुछ भी कह सकते हैं, या उत्तर पद। तो ये समास में दो पद होते हैं। जैसे पूर्व पद पहला पद उसे कहेंगे, उत्तर पद को अंतिम पद या बाद का पद या अन्य पद कहेंगे। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपके जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था कि गौशाला, अभी मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, तो इसमें जो गौ होगा ये क्या हो जाएगा? पूर्व पद यानी पहला पद, और ये जो शाला है आपका ये क्या हो जाएगा? उत्तर पद। उत्तर पद या अंतिम पद या फिर बाद का पद। अब देखिए समास में दो पद हो रहे हैं, कौन कौन से? पूर्व पद या पहला पद, उत्तर पद या अंतिम पद। अब इसी सब से जो समास के प्रकार हैं उन्हीं से डिफिनीशन उनकी सबकी बनेगी। पहला पद या उत्तर पद, उसमें विशेषता क्या रहेगी क्या नहीं, अभी आप आगे चल के जानेंगे। तो अभी समास में दो पद होते हैं, कौन कौन से? पूर्व पद या पहला पद, और उत्तर पद या अंतिम पद या बाद का पद। यानी अब मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया कि गौ जो है पहला पद है और जो शाला है वो उत्तर पद है, यानी दूसरा पद है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। समास के प्रकार। तो समास के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। तो ये जो 6 प्रकार हैं समास के, 6 प्रकार हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगुण और कर्मधारय। आइए इन्हें हम लिख लेते हैं पहले। अव्ययी भाव समास नंबर 2, ऐसे लिख सकते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास नंबर 4, द्विगुण समास नंबर 5, द्वंद्व, आप लोग के लिए द्वंद्व ऐसे ही लिखा जाएगा, द्वंद्व समास नंबर 6, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या जाना? 6 समास जान लिए। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगुण समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब ये जो 6 हैं यही आपके बहुत इंपॉर्टेंट समास हैं। अब इनको मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ कि जैसे अब कहा जाता है कि अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, फिर जो है तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में कोई नहीं होता है, फिर कर्मधारय और द्विगुण में जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? दूसरा पद प्रधान होता है। यानी इसमें पहला पद अभी मैंने बताया था आपको, पद पहला पद, और तत्पुरुष में दूसरा पद, इसमें भी दूसरा, इसमें भी दूसरा। कर्मधारय और द्विगुण जो हैं ये दोनों में भी दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, और जो द्वंद्व है इसमें दोनों पद यानी प्रथम और द्वितीय, यानी पहला और उत्तर, पहला पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होंगे। ठीक है, और बहुव्रीहि में दोनों ना होकर कोई तीसरा होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होगा। अब इनको मैं याद करने की आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आप लोग कैसे जानेंगे कि क्या है क्या नहीं, कौन कौन से कैसे। तो एक है अर्थ द्वंद्व, ये आपकी एक ट्रिक है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं याद करने की कि कौन सा पद प्रधान रहेगा, कौन सा पद नहीं प्रधान रहेगा।
कौन सा पद कैसे प्रधान आप जानेंगे। अब आज से क्या हो गया, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो गया। अब ये जो पहले नंबर पे आया है तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला पद प्रधान हो जाएगा, ठीक है। अब ये ता जो आ गया इसमें तत्पुरुष समास हो गया। अब ये तत्पुरुष जो दूसरे नंबर पे है तो इसमें कौन सा पद प्रधान हो जाएगा, दूसरा पद प्रधान हो जाएगा। और ये द्वा आ गया तो इसमें कौन सा समास हो गया, द्वंद्व। इसमें कौन सा, ये अब तीसरे नंबर पे है तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा, इसमें दोनों पद प्रधान, क्योंकि दो ही पद तो होते हैं, दो ही पद हो रहे हैं, तो दो ही पद हैं तो फिर क्या होगा, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। इसमें कौन सा, पहला पद प्रधान था अव्ययी भाव में, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान था, और द्वंद्व में तीसरा, दोनों पद प्रधान थे। और बा से मतलब बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास मतलब बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या हो जाएगा, कोई तीसरा, यानी ना पहला ना दूसरा, क्योंकि अब देखिए पहला भी हो गया दूसरा भी हो गया दोनों भी हो गए, तो अब तो कोई बचा ही नहीं, तो कोई तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान हो गए में बहुव्रीहि में। अब देखिए ये जो तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष समास है, इसी में कर्मधारय और द्विगुण आ जाते हैं, कर्मधारय समास और द्विगुण समास इसी में आ जाते हैं तत्पुरुष। तो तत्पुरुष में कौन सा, दूसरा पद प्रधान है, तो जब दूसरा पद प्रधान इसमें है तत्पुरुष में, तो अब जब इसी के ये दोनों पार्ट हैं एक प्रकार से समझ लीजिए, तो इसमें भी कौन से पद प्रधान होंगे, ये दूसरा पद ही तो प्रधान होगा। तो वैसे ही आपको याद करने की ट्रिक क्या मैंने बताई, अतुद्वब, अतुद्वब में अब आप जान गए आ से अव्ययी, ता से तत्पुरुष, द्वा से द्वंद्व और बा से बहुव्रीहि। अब इसमें पहला आ है, अव्ययी है, तो अव्ययी में पहला पद प्रधान, दूसरा तत्पुरुष है तो तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, और द्वा तीसरे नंबर पे है तो अब दो ही पद होते हैं तो दोनों पद प्रधान हो गए द्वंद्व में। अब बहुव्रीहि में अब जब सब हो गए तो अब कोई नहीं बचा, तो उसमें क्या होगा, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। और इसी तत्पुरुष में आपके कर्मधारय और द्विगुण आ जाते हैं। अब जब ये दोनों आ गए तो तत्पुरुष के में दूसरा पद प्रधान हो रहा है, तो कर्मधारय और द्विगुण में भी दूसरा पद प्रधान होगा। अब आपको याद करने की सब ट्रिक मैंने बता दी। अब आइए जानते हैं आपके कोर्स में कौन कौन से समास हैं। तो आपके कोर्स में द्वंद्व है, द्विगुण है और बहुव्रीहि है और कर्मधारय है, यानी अव्ययी और तत्पुरुष आपके सिलेबस में नहीं है। कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है हिंदी का, उसमें कर्मधारय, द्विगुण, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको जानते हैं।